मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। दुगनी तो छोड़िए, लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2022 तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। आज के समय में इस पार्टी का गठबंधन ऐसी पार्टियों से है जिसके नेताओं के सेक्स टेप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और खुद पीएम मोदी ने भी उनके साथ मन साझा किया है। भारतीय संस्कृति में सुहाग का पवित्र प्रतीक माना जाने वाला मंगलसूत्र उसके बाद रातों रात ट्विटर से लेकर टीवी डिबेट तक छा गया। लेकिन इस इमोशनल डायलॉग के बीच सोने की कीमतों ने ऐसा क्लाइमेक्स ला दिया कि जनता की आंखें फटी की फटी रह गई। आज 94,900 के भी पार गोल्ड निकल गया। 95,000 के बेहद करीब गोल्ड में कारोबार हो रहा है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने यही बात रिपीट करते हुए कहा था कि भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जारी हुई नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स ने पीएम मोदी के वादों के नगाड़े में ऐसा छेद किया कि सारी हवा निकल गई। जो सरसों का तेल 2014 में 70 से 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब बढ़कर 150 से 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पैकेट फूड आइटम्स, दालें, गैस, मोबाइल रिचार्ज जैसी चीजें अब तो लग्जरी आइटम बन गई हैं। यूपीए सरकार पर थाली से रोटी छीनने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने वादा किया कि मोदी सरकार में महंगाई की कमर टूटेगी। लेकिन अब उनकी सत्ता में आने के 10 साल के बाद भी महंगाई डायन ना सिर्फ नाच रही है बल्कि डिस्को लाइट के साथ फुल पार्टी कर रही है। मोदी ने महंगाई पर लगाम लगाने का दावा किया था, लेकिन उनके शासनकाल में ये आसमान छू रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को आज बने हुए लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति का वो सुपरस्टार जिसने 2014 में अच्छे दिन का एक ऐसा टेलर दिखाया कि जनता ने टिकट कटा लिया और उन्हें सत्ता की स्क्रीन पर ला दिया। चाय की दुकान से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का उनका सफर, जोशीले भाषण और बड़े बड़े वादों ने हर भारतीय को सपने दिखाए। सत्ता में आने से पहले उन्होंने महंगाई को डायन करार दिया, रुपए के गिरने पर तंज कसे, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का दम भरा और यूपीए सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सत्ता में रहने के 10 साल बाद भी क्या पीएम मोदी द्वारा दिखाए गए वो सपने हकीकत बने या उनके ही विरोध वाले बयान उनके शासनकाल में बूमरैंग बनकर लौटे? नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएम नरेंद्र मोदी के उन वादों की हकीकत के बारे में बताऊंगा जो कभी पूरे हुए ही नहीं और देश की जनता आज भी उसके बोझ तले दबती जा रही है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को ऐसा सियासी हथियार बनाया कि पूरा देश हैरान रह गया। एक रैली में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। भारतीय संस्कृति में सुहाग का पवित्र प्रतीक माना जाने वाला मंगलसूत्र उसके बाद रातों रात ट्विटर से लेकर टीवी डिबेट तक छा गया। लेकिन इस इमोशनल डायलॉग के बीच सोने की कीमतों ने ऐसा क्लाइमेक्स ला दिया कि जनता की आंखें फटी की फटी रह गई। आज 94,900 के भी पार गोल्ड निकल गया। 95,000 के बेहद करीब गोल्ड में कारोबार हो रहा है। दोस्तों, 2014 से पहले पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर महंगाई को लेकर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उन पर सवाल उठाए थे, उन्हें नाकारा तक कह दिया था। लेकिन 2014 में 10 ग्राम सोना मात्र 28,000 रुपए का था। अब 2025 में यह 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम क्रॉस कर गया है और कुछ आर्थिक जोशी तो यह भी कह रहे हैं कि जल्द ही सोना 1,30,000 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। ऐसे में भारत का मिडिल क्लास परिवार जो शादी के लिए सोना जोड़ते थे, अब गोल्ड लोन या फिर नकली ज्वेलरी की शरण में है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जिस मंगलसूत्र को सियासी हथियार बनाया, अब जब उसे खरीदना ही सपना बन जाए तो स्थिति का अंदाजा आप आसानी से खुद लगा सकते हैं। कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं
आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों 2014 के चुनाव में मोदी ने महंगाई डायन का ऐसा नारा दिया कि जनता ने तालियां पीट दी। यूपीए सरकार पर थाली से रोटी छीनने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने वादा किया कि मोदी सरकार में महंगाई की कमर टूटेगी। लेकिन अब उनकी सत्ता में आने के 10 साल के बाद भी महंगाई डायन ना सिर्फ नाच रही है बल्कि डिस्को लाइट के साथ फुल पार्टी कर रही है। मोदी ने महंगाई पर लगाम लगाने का दावा किया था, लेकिन उनके शासनकाल में ये आसमान छू रही है। आपको याद होगा कि 2014 में पेट्रोल की कीमत लगभग 70 रुपए और डीजल की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर थी, जो आज की डेट में अब 2025 में 100 रुपए और 90 रुपए को पार कर गई है। जो सरसों का तेल 2014 में 70 से 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब बढ़कर 150 से 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पैकेट फूड आइटम्स, दालें, गैस, मोबाइल रिचार्ज जैसी चीजें अब तो लग्जरी आइटम बन गई हैं। इस दौरान सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर में देश में कई बार 6% से ऊपर रही, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि इन दिनों मिडिल क्लास परिवारों की कमाई 70% खाने पीने और पेट्रोल पर खर्च हो रही है। बाकी बचा पैसा बिजली का बिल और मोबाइल रिचार्ज में उड़ जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी ने तो सत्ता में आने से पहले महंगाई को डायन कहा था, तो उनके सत्ता में 10 साल होने के बाद भी ये डायन अभी तक आखिर डिस्को क्यों कर रही है और इसे रोकने का उनका वादा आखिर कहां गोते लगा रहा है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। दोस्तों 2014 से पहले पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर रुपए की कमजोरी को लेकर तीखे तंज कसे। उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, रुपया आईसीयू में है, और दिल्ली सरकार और रुपए में गिरने का कंपटीशन चल रहा है। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था उनका ये बयान। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार में अर्थव्यवस्था सुपर पावर बनेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, रुपया सिर उठाएगा। लेकिन 2025 में रुपया ऐसा गिरा कि मानो बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग कर रहा हो। पहली बार रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 83 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। आपको याद दिला दें कि साल 2014 में $1 60 रुपए का था और आज 2025 में यह 83 रुपए से ज्यादा हो गया है। रुपए की इस गिरावट ने आयात को महंगा कर दिया, जिससे पेट्रोल, डीजल, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। रुपए में हो रही लगातार गिरावट ने विदेश में पढ़ाई को और ज्यादा मुश्किल बना दिया। 2014 में अमेरिका में पढ़ाई के लिए बच्चों का लगभग 60,000 रुपया खर्च होता था। आज के समय में एक भारतीय को अमेरिका में पढ़ने के लिए 90 से 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में पीएम मोदी से हमारा ये सवाल है कि आपने तो रुपए की मजबूती का वादा किया था, आपने तो रुपए की गिरती कीमत को दिल्ली सरकार की साख से जोड़ दिया था। अब 10 साल से जबकि आप केंद्र में बैठे हैं, तो रुपए का ये फ्री फॉल आखिर क्यों चल रहा है? उस दिन मैंने प्रेस को मिला था और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूं कि अमेरिका वीजा देने के लिए लाइन में खड़ा होगा। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने यही बात रिपीट करते हुए कहा था कि भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जारी हुई नोबेल कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स ने पीएम मोदी के वादों के नगाड़े में ऐसा छेद किया कि सारी हवा निकल गई। 2014 में भारत का पासपोर्ट 76वें स्थान पर था। उम्मीद थी कि वैश्विक साख बढ़ाने के लिए ये रैंकिंग सुधरेगी, लेकिन अब 2025 में भारतीय पासपोर्ट 199 देशों की सूची में 148वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत 199 देशों में 148वें स्थान पर स्थित है। भारत का पासपोर्ट 147वें स्थान से घटकर 148वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि आज भारतीय पासपोर्ट धारकों को
60 से 65 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा है, जबकि जापान, सिंगापुर जैसे देशों के नागरिक 190 से ज्यादा देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में पासपोर्ट सेवाएं डिजिटल हैं और पासपोर्ट बनवाना अब काफी आसान है। मजेदार बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट के डिजाइन को यूएन ने भी सराहा है, लेकिन रैंकिंग ने सारे अरमान धो दिए। ऐसे में मोदी जी से हमारा सवाल है कि आप तो अमेरिका को लाइन में खड़ा करने वाले थे, आपके हिसाब से दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई थी, फिर पासपोर्ट की रैंकिंग आखिर कैसे डूब गई? नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले पूर्व सरकारों की विदेश यात्राओं को फिजूल खर्ची का तमगा दिया था, लेकिन उनके कार्यकाल में वो खुद जेट सेट पीएम बन गए, जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और साल 2014 से 2024 तक पीएम मोदी ने 70 से ज्यादा देशों की 100 से ज्यादा यात्राएं की। 2025 में भी वह कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और इसके साथ ही वह भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले पीएम बन चुके हैं। 2019 तक पीएम मोदी की इन यात्राओं पर लगभग 450 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। और इसके अलावा पिछले महीने ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि 2023 से दिसंबर 2024 के बीच पीएम मोदी ने 38 देशों की यात्रा की। इन यात्राओं पर लगभग 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन यात्राओं में जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा सबसे महंगी थी, जिस पर लगभग 22 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी सवाल उठाया गया कि जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पर ही बैठते हैं, वहीं नहाते हैं, फिर विदेश यात्राओं पर इतना खर्च आखिर कैसे हो गया? हालांकि सरकार यह दावा करती है कि ये यात्राएं भारत को वैश्विक मंच पर चमकाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस चमक से क्या ही होगा जिसकी रोशनी से देश की हालत ना सुधरे। जी हां, मोदी जी को इतनी विदेश यात्राओं के बावजूद आज के समय में पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, आप बेहतर जानते हैं। नेपाल जैसा देश हमें आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश हमारी आंखों के सामने चीन का गुलाम बनता जा रहा है, चीन सीमा पर पांव पसारते जा रहा है, मालदीव जैसा देश आंख दिखा रहा है। तो ऐसी डिप्लोमेसी से देश को क्या ही फायदा होगा, ये आप सोचें। और जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए मोदी जी नमस्ते ट्रंप जैसे भव्य समारोह का आयोजन किया, अब वही ट्रंप भारत को हर रोज घाव दे रहा है। कुछ लोग तो कहेंगे कि मोदी जी विदेश गए तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI आया, लेकिन यह निवेश आपकी और हमारी कल्पना से भी कम है। ऐसे में यह कहा जाए कि मोदी जी की 100 से ज्यादा विदेशी यात्राओं का लाभ भारत को बहुत ज्यादा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी अपने चुनावी भाषणों में यह कहते आ रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यह नारा देकर उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा तो किया, लेकिन पीएम केयर फंड ने इस नारे पर सवालिया निशान लगा दिया। जी हां, पीएम केयर फंड RTI के दायरे से आखिर क्यों बाहर है और इसके खर्च व उपयोग पर पारदर्शिता की कमी ने जनता को हैरान किया है। फंड ने कोविड राहत में मदद की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जवाबदेही पर सवाल अब भी हवा में लटके हैं। पीएम केयर फंड के फंड आखिर कहां खर्च होते हैं, किसकी निगरानी में चीजें होती हैं, उसमें कितने फंड है, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में मोदी जी से हमारा यही सवाल है, जब आपने पारदर्शिता का दावा किया था और लोगों से वोट लिए थे, तो पीएम केयर फंड पर आखिर पर्दा क्यों है? क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी जी ने 100 स्मार्ट शहरों का ऐसा सपना दिखाया कि लोग साइबर सिटी में रहने की कल्पना करने लगे, लेकिन सत्ता में आने के 10 साल के बाद भी 2024 तक ज्यादातर प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस मोड में है। कुछ शहरों ने प्रगति की, लेकिन स्मार्ट सिटी का सपना अब भी धुंधला है। पीएम मोदी ने तो स्मार्ट छोड़िए, सैटेलाइट सिटी बसाने की भी बात कही थी,
लेकिन ना तो स्मार्ट सिटी बना और ना ही सैटेलाइट सिटी जैसी कोई अवधारणा जमीन पर उतरी। अपने भाषणों में उन्होंने स्मार्ट सिटी और सैटेलाइट सिटी के साथ आवश्यकता के अनुसार हेल्थ सिटी और स्पोर्ट्स सिटी और स्पेशलाइज्ड सिटी तक की भी बातें कही थी, लेकिन लोग कहते हैं कि यह भी जुमला निकल गया। ऐसे में मोदी जी से हमारा सवाल यह है कि जब आपने यही सब करना था तो फिर पब्लिक को बेवकूफ क्यों बनाया? देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। दोस्तों, क्या मोदी जी की ये बातें आपको याद हैं? शायद नहीं होंगी, क्योंकि धर्म की अफीम में नशा इतना गहरा होता है कि हम वास्तविक मुद्दों से भटक जाते हैं और यही नेता हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बार बार वही अफीम हमें चटाते हैं। मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। दुगनी तो छोड़िए, लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2022 तक 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। आज के समय में भी किसान कर्ज और कम कीमतों की मार से लगातार जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले महीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि महाराष्ट्र में हर 3 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए हमारी मोदी सरकार कितना काम कर रही है, इसका अंदाजा आप आसानी से ही लगा सकते हैं। दोस्तों, इतने से भी मन नहीं भरा तो किसानों की आय दुगनी करने का दावा करने वाली मोदी सरकार किसानों पर नियंत्रण के लिए 3 काले कृषि कानूनों तक को भी लेकर आ गई, जिसके बाद किसानों ने उन कानूनों को निरस्त करने के लिए और अपनी मांगों को लेकर 1 साल से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया। सरकार है कि टच से मस नहीं हुई। इस आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों की मौत हो गई। काफी बाद में आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा और कानून निरस्त हुआ। साथ ही मोदी जी ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाने की भी बात कही, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि किसानों की मांगे आज भी पूरी नहीं हुई है और शासन की ओर से आज भी उन्हें दुत्कारा ही जा रहा है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी करने का दावा करने वाली मोदी सरकार के शासनकाल में किसानों को कितना भला हुआ है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, देश की आजादी के दीवानों को जब हम याद करेंगे, हम उनको ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं जिस हिंदुस्तान में 24 घंटा बिजली घरों में आती है। दोस्तों, साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2015 में उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव और घर में 24 घंटे बिजली का वादा किया था। देश के कई गांवों में बिजली तो पहुंची, लेकिन पावर कट और अनियमित आपूर्ति अभी भी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है। यहां तक कि बड़े शहरों की स्थिति और दयनीय है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके आज भी पावर कट की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। नो कट जोन कहा जाने वाला नोएडा, जो देश का सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है, यहां भी पावर कट की समस्या लगातार बनी रहती है। नोएडा के कई इलाकों में तो घंटों तक बिजली नहीं आती। ऐसे में जमीनी स्तर पर गांव में 8 से 10 घंटे का पावर कट सामान्य बात है। कई गांव तो ऐसे भी है जहां आज तक बिजली पहुंची ही नहीं। वहां तमाम गरीब परिवारों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के पहले के भाषणों में पीएम मोदी की ओर से महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बातें कही जाती थी। यहां तक कि महिलाओं को बचाने के लिए तमाम कदम उठाने की बातें कही गई थी। पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने जागरूकता तो बढ़ाई, लेकिन सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा में अभी भी कुछ खास बदलाव नजर नहीं आता। यहां तक कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि इनके शासन में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई कमी नहीं आई। 2013 में सरकार की ओर से निर्भया फंड बनाया गया। इस फंड से महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि निर्भया फंड का उपयोग अपर्याप्त रहा। यानी इस योजना से सरकार की ओर से जो फंड अलॉट किया गया उसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाया। जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा की स्थिति काफी दयनीय है। जिस भाजपा ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही, आज के समय में इस पार्टी का गठबंधन ऐसी पार्टियों से है जिसके नेताओं के सेक्स टेप सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और खुद पीएम मोदी ने भी उनके साथ मन साझा किया है।
एडीआर की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि पार्लियामेंट में बैठे भाजपा के 240 सांसदों में से 39% यानी 93 से 94 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इनमें से तमाम नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर जैसे गंभीर धाराएं लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे में ये लोग महिलाओं की सुरक्षा क्या ही करेंगे और उनके लिए क्या कदम उठाएंगे, ये आप भली बात सोच सकते हैं। आपको बता दें कि इन सब के अलावा मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत जैसी कई स्कीम लॉन्च किए, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की कमजोरी और अधूरे वादों ने जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे में पीएम मोदी के शासनकाल की ये कहानी सिर्फ आलोचना की ही नहीं बल्कि वादों और हकीकत के बीच ही कॉमेडी और ट्रेजेडी की है। मोदी का करिश्मा, उनकी ग्लोबल ब्रांडिंग और कुछ शानदार योजनाएं सराहनीय है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? विदेश यात्राओं का फायदा जनता को क्यों नहीं दिखा? महंगाई, बेरोजगारी और अधूरे वादों का आखिर क्या हुआ? लोगों के खाते में 15 लाख क्यों नहीं पहुंचे? हमारी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी भी हर किसी के दिलों और दिमाग में बसे हुए हैं। खैर, पीएम मोदी के शासनकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।